I welcome all of you in my institute, Adhyan IAS Academy Lucknow on the YouTube channel. Friends, we very well aware about the study of the civil services examinations and the vast syllabus of the CSE. In the vast syllabus of the CSE, we should divide the all syllabus part wise, and one part of the civil services prelims and the mains examination of the polity and Indian constitution. So therefore here we are going to discuss today in my this video, in this my lecture, uh, about the fundamental rights. Before going to the fundamental right, first we know what is the right, what is the concept of right, and what is the demand of right. First we think right are used by tool. Right is used as a tool between the individual and the state. Means अधिकार एक हम टूल के रूप में यूज़ करते हैं जो स्टेट और किसी भी व्यक्ति विशेष के बारे में एक रिलेशनशिप, एक संबंध स्थापित करता है. व्हेन द स्टेट क्लेम द अथॉरिटी, देन इंडिविजुअल डिमांड द राइट्स. कहने का ये अभिप्राय है कि जब कोई भी स्टेट, राज्य किसी भी व्यक्ति विशेष पर अपनी प्राधिकार को जताता है तो व्यक्ति विशेष जो है अपने अधिकार की संकल्पना करता है और अपने अधिकार की डिमांड करता है, घोषणा करता है कि हमें अधिकार चाहिए. तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट ऑफ राइट. तो फ्रेंड्स, हम चर्चा कर रहे हैं अधिकारों के बारे में, अधिकारों की संकल्पनाएं, अधिकारों की विशेष अवधारणा. तो आइए, राइट बिकॉज फंडामेंटल राइट्स से पहले जो है राइट आता है. तो राइट की संकल्पना क्या है? जैसा कि हमने बताया कि राइट जो है एक टूल के रूप में यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज एज अ टूल बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट. और अगर हम प्राचीन समय में चले जाएं तो प्राचीन काल से ही जो है स्टेट और इंडिविजुअल के बीच में अधिकारों की मांग होती रही है, अलग अलग अधिकारों की मांग होती रही है. अगर अधिकारों की बात ना की जाए तो राज्य में जो है वो एक डिक्टेटरशिप, डिपोजिज्म और एक टिरनी जैसा हाल हो जाएगा, तानाशाही हो जाएगी. तो राइट के बेसिकली दो अवधारणाएं हैं. एक होता है, आपका अगर देखा जाए तो एक हो जाएगा नेगेटिव राइट और दूसरा हो जाएगा पॉजिटिव राइट. सो देयर आर टू राइट्स बेसिकली, नेगेटिव राइट्स एंड द पॉजिटिव राइट्स. द नेगेटिव राइट्स एंड द पॉजिटिव राइट्स. नेगेटिव राइट्स क्या हो सकता है? नेगेटिव राइट्स ये हो सकता है कि जो, जैसे कि हमारे संविधान में दिया गया मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, ये आपका नेगेटिव राइट हो जाएगा, क्योंकि इन अधिकारों का स्टेट जो है वो किसी भी स्थिति में जो है डिप्राइव नहीं कर सकता. मतलब कि नेगेटिव राइट्स का जो है, negative rights cannot be deprived by the state, and this can be guaranteed by the any holy book of the state, just like as a constitution. This is the constitutional right. constitution इसको provide करता है. and positive rights में जैसे कि व्यक्ति विशेष, individual cannot be forced to state the implement these kind of rights. These rights are put in our constitution in the directive principle of state policy. क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स को हम जो है अधिकारों को कितने भागों में बांट सकते हैं, अधिकारों की क्या विवेचनाएं हो सकती हैं. तो यहाँ पे जैसे अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ राइट्स की, तो पहला हो सकता है इन द स्फीयर ऑफ ह्यूमन राइट, द स्फीयर ऑफ ह्यूमन लाइफ. First right, classification of right can be categorized in the sphere of human life. In the sphere of human life, rights can be categorized as
economic right, political right, economic right, political right, social right, civil rights, etc. These are the basic rights: economic rights, political rights, social rights, and civil rights. These rights are need to lead a good human life. इन राइट्स को अगर हम ह्यूमन लाइफ के स्फेयर में देखें, बात करें, तो हमें जो है इन अधिकारों की ज़रूरत होती है एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए. इफ़ एनीबडी और इंडिविजुअल कैन लीड द ह्यूमन लाइफ इन अ वेरी गुड मैनर, देन इकोनॉमिक राइट शुड बी रिक्वायर्ड. इकोनॉमिक राइट्स के अंतर्गत आपका एम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, क्योंकि इकोनॉमिक राइट की डिमांड हम कैसे करेंगे? इकोनॉमिक राइट की डिमांड हम तब करेंगे जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट होगा. तो इट इज़ रिलेटेड टू द मनी, एम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक राइट. पॉलिटिकल राइट, पॉलिटिकल राइट्स आर गिवन बाय द स्टेट in the sphere of to access the authority of the states. In a democratic countries, every citizen, everybody of a state can avail the political rights and get access the highest authority. Social rights. Then I am discussing about the life right in the human life sphere. Economic right, political right, social right, civil right, and moral right can also be included here. Moral rights. And we are going our topic social rights. Social rights are the right regarding our social infrastructures. As for example, we need a good health for good life. Everything which is required to lead the good life can become in the social rights. Health, education. Education can develop the thoughts and can play a very good role in the developing in the good personalities. Civil rights can be given as constitutional rights and legal rights. Civil right can be categorized in constitutional and legal right. Civil rights are two types: constitutional rights and legal rights. कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या होगा? संवैधानिक अधिकार क्या होंगे? संवैधानिक अधिकार वो अधिकार होते हैं जिनको किसी भी स्टेट, राज्य का संविधान उस अधिकार को देता है, प्रोवाइड करता. तो हमारे अगर रेफरेंस में देखा जाए, इंडियन पॉलिटी के रूप में देखा जाए, तो जो फंडामेंटल राइट दिए गए हैं हम सभी को, वो फंडामेंटल राइट्स आपके संवैधानिक अधिकार हैं. दीज राइट्स आर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एंड दिस इज द कैटेगरी ऑफ सिविल राइट्स. मीन्स अगर हम बात करें तो फंडामेंटल राइट जो है वो आपका सिविल राइट हो जाएगा. दूसरा है लीगल राइट्स. लीगल राइट के बारे में अगर देखें तो जैसे राइट ऑफ वोटिंग, वोट देने का अधिकार. हमारे संविधान में वोट देने का अधिकार जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं है, वो लीगल राइट है. क्योंकि वोट देने का अधिकार कानून बना करके आपसे लिया जा सकता है, तो वो आपका राइट टू वोट इज़ अ लीगल राइट्स. बट बोथ राइट्स, constitutional rights and legal rights, both will become under the category of civil right. लास्ट में हमने यहाँ पे बताया है आपको मोरल राइट्स. मोरल राइट्स नैतिक अधिकार क्या हो सकते हैं? जैसे कि एक पिता को अपने पुत्र से ये आशा होती है कि हमारा पुत्र जो है हमारी इज्जत करेगा, हमारी रिस्पेक्ट करेगा, हमारे कहे गए बातों का अनुपालन करेगा. एक शिक्षक अपने शिष्य से ये इच्छा रखता है कि शिष्य हमारे भावनाओं का आदर करेगा, हमारा सम्मान करेगा.
तो बेसिकली मोरल राइट्स जो होता है, जो नैतिक अधिकार होते हैं, नैतिक अधिकार जो है वो समाज की मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट पे बनाए जाते हैं कि कोई भी सोसाइटी अगर है तो किसी भी सोसाइटी का मोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, नैतिक कदाचार क्या है, नैतिक आचरण क्या है, मोरल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उस पर जो बनाए जाएंगे वो मोरल राइट्स होंगे। तो मोरल राइट्स के लिए हमारे पास जो है हम इसको खुद समझ सकते हैं और इसके लिए किसी भी नियम या कानून की ज़रूरत नहीं है। हम अपने हिसाब से, अपने अकॉर्डिंग, अपने सीनियर से किसी की रिस्पेक्ट खुद करते हैं, तो ये हमारा एक नैतिक कर्तव्य बन जाता है और नैतिक अधिकार भी रहता है। तो अब आइए हम जो है नेक्स्ट देखते हैं कि जैसे हमने अधिकार तो दे दिया आपको, मान लीजिए हमने अधिकार दे दिया, जैसे हमने कहा कि हमारे संविधान ने हम सभी को फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड किए हैं, लेकिन ये फंडामेंटल राइट्स प्रोटेक्ट कैसे होंगे, हाउ कैन दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड। तो देयर आर बेसिकली टू मेथड्स। Here we are going to discuss method of securing of human rights. तो method of securing of human rights will be there are two ways, constitutional rights and the legal rights. हम इन दो विधियों से किसी भी इन दो विधियों से हम ह्यूमन राइट्स को सिक्योर कर सकते हैं। We can secure the human rights by any state providing to the constitutional and legal rights. हम किसी भी मानवाधिकार को संवैधानिक अधिकारों और लीगल अधिकारों के तहत जो है हम उसको सुरक्षित कर सकते हैं। आफ्टर दिस ह्यूमन राइट, अगर देखें तो ह्यूमन राइट्स क्या है, हम बात करें ह्यूमन राइट्स, तो ह्यूमन राइट्स का जो है ज़्यादा विस्तार से वर्णन नहीं करेंगे और ये एक बहुत ही बृहद विषय है जिसका जो है हम एक अलग से लेक्चर्स देंगे और उसमें ह्यूमन राइट्स के बारे में पूरा विस्तृत जानकारी उपलब्ध रहेगी। ह्यूमन राइट्स एक ऐसा राइट है जो किसी भी व्यक्ति विशेष को लाइफ सर्वाइव करने के लिए दिए गए अधिकार होते हैं। एक मानव जीवन के लिए जो एसेंशियल्स राइट्स होंगे वो सारे के सारे राइट्स आपके ह्यूमन राइट्स होते हैं। द ह्यूमन राइट्स आर द सच काइंड ऑफ एसेंशियल राइट्स विच रिक्वायर टू लीड अ गुड ह्यूमन लाइफ। दैट्स इट। अभी आपको संक्षिप्त में इतना ही जानने की आवश्यकता है कि मानव अधिकार क्या हो सकता है। मानव अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी भी ह्यूमन बीइंग्स के लाइफ को बेटर वे से सर्वाइव करने के लिए सफिशिएंट होते हैं, उसको हम ह्यूमन राइट कहते हैं जनरली। नेक्स्ट कम ऑन द नेचुरल राइट्स। प्राकृतिक राइट्स क्या है, जैसे प्राकृतिक नेचुरल राइट्स क्या है, जैसे हमें अपने विरुद्ध हुए अत्याचारों, अन्यायों, प्रताड़नाओं के खिलाफ न्याय पाने का अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है। दिस इज कॉल्ड द नेचुरल राइट्स। सो वन इज मोर नेचुरल राइट्स, ये नेचुरल राइट्स हो जाएगा। और इसके बाद जो है आपका अंत में आता है फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट्स फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। फंडामेंटल राइट जो हमारा आज का विषय है वो है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान के द्वारा दिए गए अधिकार हैं। द फंडामेंटल राइट्स आर गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड दिस काइंड ऑफ राइट्स इज कॉल्ड द फंडामेंटल राइट्स। सो we discuss here about the fundamental rights. फंडामेंटल राइट्स कोई विशेष अधिकार नहीं है, ये एक हिसाब से देखा जाए तो, एक प्रकार से देखा जाए तो ये एक मानव अधिकार का ही रूप है। तो मानव अधिकार जो ह्यूमन राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स पे बहुत सारे राइट्स हैं, तो उन कुछ राइट्स में से कुछ राइट्स जो है हमारे संविधान के द्वारा सुरक्षित कर दिए गए हैं और प्रत्येक नागरिक के लिए दे दिए गए हैं कि भारत का कोई भी नागरिक होगा उस सभी नागरिक को ये अधिकार दिए जाएंगे। और अगर ये अधिकार स्टेट देने से मना करता है, डिनाइड करता है, तो इसके लिए जो है आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके इस फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्ट करेगा। तो देयरफॉर फंडामेंटल राइट्स आर द गिवन राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड नेक्स्ट
नीड ऑफ फंडामेंटल राइट्स। बेसिकली मूल अधिकारों को देने की क्या आवश्यकता थी? हमारे संविधान निर्माताओं ने, संविधान सभा में के सभी सदस्यों ने ऐसा क्यों सोचा कि हमें जो है अपने संविधान में कुछ ऐसे अधिकार हों जो अलग से उनका एक चैप्टर हो और वो अधिकार सभी नागरिकों को प्रदान किए जाएं, प्रदत्त किए जाएं। ऐसा क्यों जो है आवश्यकता पड़ी, इसकी क्या आवश्यकता थी कि जो है मूल अधिकार दिए जाएं, देने पड़े? जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ब्रिटिशर्स ने जो है भारत पर जो है कई वर्षों तक रूल किया, शासन किया, और इसके बाद जो है उन्होंने जितने भी कानून बनाए, एक्ट बनाए, वो सभी कानून एक्ट्स में भारतीयों के हितों की रक्षा से संबंधित कोई भी कानून और कोई भी ऐसा पैराग्राफ, एक्ट, सेक्शन नहीं था कि जो भारतीयों को उनके अधिकारों को दे सके, उनके अधिकारों को सुरक्षित कर सके, उनकी सिविल लिबर्टी को फ्री कर सके, उनको बोलने की आज़ादी हो, उनको कहीं रोज़गार करने की ज़रूरत हो, उनको इकोनॉमिक राइट, पॉलिटिकल राइट, जितने भी प्रकार के एक ह्यूमन लाइफ को लीड करने के लिए, एक ह्यूमन लाइफ को कॉमन गुड करने के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स थी, वो उन ब्रिटिशर्स के रूल्स में ऐसे कोई अधिकार भारतीयों को नहीं दिए गए। इसलिए जो है हम जो है संविधान सभा ने, जो है संविधान निर्माताओं ने ये सोचा और उसको जो है एक अलग से चैप्टर ऐड किया, और इसलिए जो है हमें यहाँ पर एक मूल अधिकारों की आवश्यकता पड़ती है। तो नीड ऑफ द फंडामेंटल राइट्स आर बेसिकली बाय द deprivation of the Britishers over the Indians. The Britishers are depressed the Indians, deprive all rights, and they even do not give special rights to the Indians for their good and common life. Therefore, now need of the classification of fundamental rights. जैसा कि हमने आप सभी को बताया कि भारत में जो है फंडामेंटल राइट की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब हम बता रहे हैं आपको नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मीन्स कि फंडामेंटल राइट हमें जो दिए गए उसमें क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, अलग अलग पार्ट्स क्यों बनाए गए कि राइट टू इक्वलिटी, राइट फॉर द एजुकेशनल कल्चरल राइट्स। दीज आर ड्यू टू द deprived by British rule. Need of the classifications of fundamental rights can be given as deprived by British rule, institution of caste system, existence of number of religious, linguistics, race, minorities, etc. Needs of the classification of fundamental rights can be based on the three main pillars, three main core parts: deprived by British rule, institution of the caste system, existence of number of religious, linguistic, race, minorities, cultural। ठीक, तो जैसे कि अगर हम पहले की बात करें, फर्स्ट की बात करें कि डिप्राइव्ड बाय द ब्रिटिश रूल्स, तो जैसा कि हम पहले ही बता दिए कि नीड ऑफ फंडामेंटल राइट के टॉपिक पे कि ब्रिटिशर्स ने जितने भी एक्ट बनाए उन सभी एक्ट्स में कहीं भी भारतीयों के
हितों से संबंधित कानून नहीं थे। लेकिन जब 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया तो उसमें उन्होंने कहा कि स्वतंत्र भारत का जो संविधान होगा उसमें हम अलग से मूल अधिकारों के चैप्टर को जोड़ेंगे और वो अधिकार हम भारतीयों को प्रदान करेंगे। तो ये पहला कॉज हो गया। तो डिप्राइव्ड बाय ब्रिटिश रूल। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन ऑफ द कास्ट सिस्टम। भारत इंडिया में एक बहुत बड़ा कास्ट इंस्टीट्यूशन है और इस कास्ट इंस्टीट्यूशन की वजह से जो है फंडामेंटल राइट्स के क्लासिफिकेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। ड्यू टू द इंस्टीट्यूशन ऑफ द कास्ट सिस्टम इन द इंडिया द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत में जाति प्रथा जातिवादिता इतनी बढ़ गई थी कि जो है छुआछूत अस्पृश्यता भेदभाव ये सब बहुत बढ़ चुके थे और इतिहास में इसको दूर करने के लिए और इससे निपटने के लिए कई सारे सामाजिक सुधार भी किए गए और आंदोलन भी चले, लेकिन कोई उतना उसका लाभ नहीं मिल पाया। तो इसीलिए जो है संविधान सभा ने जो है नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स में इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम को भी एक बहुत बड़ा रोल माना। दूसरा है एग्जिस्टेंस ऑफ नंबर ऑफ रिलीजियस लिंग्विस्टिक रेस माइनॉरिटीज़। तीसरा ये था कि भारत जैसे कि हम सभी जानते हैं एकता में विविधता में विविधता डाइवर्सिटी इन द इंडिया। दिस इज़ द वेरी ओल्ड स्लोगन, डाइवर्सिटी इन द इंडिया। इंडिया में बहुत ही डाइवर्सिटी है। यहाँ पे अलग अलग भाषा, जाति, धर्म, संप्रदाय, सांस्कृतिक, कल्चरल ये सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं। तो इंडिया इज़ द कंट्री वेयर द डाइवर्स कास्ट, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, माइनॉरिटीज़, रेस etc. presents. So the third one, existence of the number of religious, linguistic, race minorities are given as the fundamental right to protect the individual of cultures. मतलब यहाँ पर इस पॉइंट्स को जोड़ने के पीछे ये रीज़न था कि जो भी भारत के अंदर भाषाभाषी, लिंग्विस्टिक्स, रेस और माइनॉरिटीज़ और रिलीजियस लोग हैं, उनके सभ्यता को, उनके कल्चर को, उनकी भाषा को, उनकी जाति को, इस सबको संरक्षण मिल सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। इसलिए जो है संविधान सभा ने इसको भी एक पिलर माना और इसके हिसाब से, इसके अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट को जो है वो क्लासीफाइड किया। So therefore the need of the classification of fundamental rights based on the three concepts deprived by the British rule, institution of the caste system, existence of the number of religious, linguistic, race minorities etc. तो इन सभी को बेस मानते हुए मूल अधिकारों को जो है विभाजित किया गया और उनको अलग अलग तरीके से वर्गीकरण किया गया। नाउ फंडामेंटल राइट्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। बेसिकली in the Constitution of India, the fundamental rights are given in Part 3rd of the Indian Constitution, Part 3rd, and this is the justiciable rights. फंडामेंटल राइट्स जो है भारत के संविधान भाग 3 में है और ये जस्टिसेबल है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर स्टेट इसको देने में डिनाइड करता है तो ये जो है आप इसको सुप्रीम कोर्ट जा करके आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग आप इसकी डिमांड कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स पहले 7 थे लेकिन अब 6 रह गए हैं। फर्स्ट, राइट टू इक्वलिटी। राइट टू इक्वलिटी, समता का अधिकार, ये आपका आर्टिकल 14 to 18 है। राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम जो है ये आपका आर्टिकल 19 से 22 है। नंबर 3, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, मतलब एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट जो अधिकार है आपका वो आर्टिकल 23 से 24 है।
राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 है। और राइट नंबर 5 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आपका आर्टिकल 29 to 30 है। राइट टू प्रॉपर्टी ओमिटेड है, मैंने यहाँ पे लिखा है ओमिटेड। ये जो था पहले आपके राइट टू प्रॉपर्टी का भी अधिकार आपका एक मूल अधिकार था, लेकिन ये मूल अधिकार जो है 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1978 में इसको हटा दिया गया, इसको ख़त्म कर दिया गया। आज के डेट में आपका जो है राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट नहीं है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32, ये आपका छठा मौलिक अधिकार है। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ आर्टिकल 32 है, और इसको जो है दिस इज़ कॉल्ड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एंड दिस आर्टिकल 32 एम्पावर द सुप्रीम कोर्ट टू द रिट्स, एंड दीज रिट्स आर 5। दीज आर द रिट्स: हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, प्रोविशन, क्यू, ठीक है, सर्ट्योरीज एंड क्यू वारंटो। दीज आर द 5 रिट्स, एंड according to article 32 empower the supreme court, any person, any citizen of India can go to the supreme court to protect their fundamental rights according to these writs. There are 5 basic writs. So this is the brief and synopsis of the fundamental rights. Basically fundamental rights जो है ये आपका पार्ट 3 में है, और ये आपका आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक है। आर्टिकल 12 to 35 ये इसका जो है पार्ट 3 है। पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, आर्टिकल 12 से 35 तक का है, और ये जस्टिसेबल है, पार्ट 3 में है। दीज कैन बी इन्फोर्स बाय द कोर्ट्स और द जुडिशियल सिस्टम, एंड द डिटेल ऑफ दीज राइट्स will be discussed in next lecture. So for your easiness, I gave the table of the fundamental rights, and also we give the 44th amendment in 1978. So students, अभ्यर्थियों और competitors, the who are going to take the CSE, State PT, PCS and Judicial Services examinations, I wish to see this video lectures on my YouTube channel Adhyan IAS Academy. If you have any doubts, any queries, any confusion, and want to give any kind of advice for the improving of the lectures and informations, and how can we make a good video for all of you, you can suggest my inbox on the channel. So I request all my viewers, please like, share and subscribe these channels for more good videos and diversified topics. So friends, our next lecture on the fundamental right will be in next video, and we will continue from the fundamental rights in the details as here I written. So once again, please like, share and subscribe. Thanks for watching.